जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। आज की ये हमारी तीसरी क्लास है। इसके पहले की 2 क्लासों में हमने पढ़ा भारतीय संविधान का उद्भव और निर्माण, हमारे संविधान को कहाँ कहाँ से लिया गया है और भारतीय संविधान का भाग 1, 2 और 3 के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान कराता है। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में कोई भी व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कि मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अगर इनका कोई हनन करता है तो इस स्थिति में न्याय पाने के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू कराने हेतु सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा रिटों को जारी किया जाता है। रिटें 5 प्रकार की होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिटें जारी करता है और यही रिटें हाई कोर्ट यानी जो राज्य के उच्चतम न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं, वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिटें जारी करते हैं। भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 5 रिटों का उल्लेख है अनुच्छेद 32 में और हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आती हैं। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार रक्षा। पहली रिट हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर के साथ टू हैव द बॉडी। यह रिट किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करने हेतु जारी की जाती है। मतलब पुलिस के द्वारा किसी भी मुजरिम को पकड़ा जाता है तो उसे न्यायालय के समक्ष 24 घंटे के अंदर पेश करना अनिवार्य है। मैंडामस यानी परमादेश, यह रिट सरकारी संस्थाओं को उनका कर्तव्य ईमानदारी पूर्वक करने हेतु जारी की जाती है। यह रिट किसी निजी व्यक्ति को जारी नहीं की जा सकती। मतलब जैसे कोई सरकारी विभाग है, उसमें जो अधिकारी हैं वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी कर सकता है। सर्टियोररी यानी उत्प्रेषण, उत्प्रेषण के अंतर्गत कोई भी उच्च न्यायालय अपने से निम्न न्यायालय को किसी भी केस को अपने पास मंगवाने हेतु आदेश जारी कर सकता है। यह रिट तब जारी की जाती है जब निम्न न्यायालय द्वारा फैसला सुना दिया गया हो। अब मान के चलिए आप सिविल कोर्ट में या तहसील स्तर की कोर्ट में आप कोई केस हार चुके हैं तो आप जिला लेवल पर या हाई कोर्ट में उसे अपील करते हैं तो ये उत्प्रेषण वही रिट कहलाती है। उत्प्रेषण के अंतर्गत कोई भी उच्च न्यायालय अपने से निम्न न्यायालय से किसी भी केस को अपने पास मंगवाने हेतु आदेश जारी कर सकता है। प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, यह रिट तब जारी की जाती है जब निम्न न्यायालय द्वारा फैसला न सुनाया गया हो। अगर उच्च न्यायालय को जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसके निम्न न्यायालय में जो केस चल रहा है उसका फैसला निम्न न्यायालय द्वारा सही तरीके से नहीं दिया जा सकता तो प्रतिषेध रिट के तहत वह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय केस अपने पास मंगवा सकता है। क्यो वारंटो यानी किस अधिकार के साथ, इसे अधिकार रक्षा भी कहा जाता है। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई भी निजी व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से कोई भी सरकारी पद हासिल कर ले। सुप्रीम कोर्ट कोई भी रिट केवल मौलिक अधिकार के केस में ही जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय कानूनी मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। इसलिए रिटों को जारी करने के संदर्भ में उच्च न्यायालय का क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट से बड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनके उल्लंघन के
जो मौलिक अधिकार हैं इनके उल्लंघन होने पर ही इन रिटों को जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट जो हर राज्य के लिए अलग अलग बनाए गए हैं वो कानूनी मामलों में भी रिट जारी कर सकते हैं। भाग 4 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। भाग 3 और 4 को संविधान की चेतना कहा जाता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया है। यह सिद्धांत राज्य के ऊपर सकारात्मक अवधारणा है। डीपीएसपी न्याय योग्य प्रगति के नहीं है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह सिद्धांत एक समान समाज की स्थापना करते हैं। एक समान अवसर। डीपीएसपी को 3 विचारधाराओं में विभाजित किया गया है। गांधीवादी विचारधारा यानी ग्रामीण विकास करना, समाजवादी विचारधारा सामाजिक कल्याण, उदार बौद्धिक विचारधारा तो आधुनिकीकरण पर जोर देता है। डीपीएसपी मुख्यतः कल्याणकारी विचारधारा के ऊपर जोर देता है। डीपीएसपी की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई। भाग 4 के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 38 सामाजिक संरचना समाजवादी राजनीतिक आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। जो हमारी सामाजिक संरचना है वो कैसी? समाजवादी राजनीतिक और आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। अनुच्छेद 39 कहता है एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन होना चाहिए। अनुच्छेद 39A जल्दी से जल्दी न्याय की व्यवस्था करना। अनुच्छेद 40 ग्रामीण पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 एक समान आचार संहिता के लिए। अनुच्छेद 47 जीवन स्थिरता। अनुच्छेद 48 वैज्ञानिक खेतीबाड़ी और पशुपालन का विकास करना। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका का विभाजन। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति को तय करता है। अभी हमने पढ़ा भारतीय संविधान का भाग 4। अब भाग 4 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, यानी मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा रूस के संविधान से ली गई है, लेकिन भारत में यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर लाया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत हमारे द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसे ही लघु संविधान कहते हैं। मौलिक कर्तव्य: संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, स्वतंत्रता सेनानियों की विचारधाराओं का पालन करना, देश की अखंडता की सुरक्षा करना, एकता को बढ़ावा देना, आवश्यकता पड़ने पर अपने देश की रक्षा करना, भाईचारे की अवधारणा को बढ़ावा देना, अपनी समृद्ध संस्कृति एवं विरासत की सुरक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, अच्छाई को बढ़ावा देना, जन संपत्ति की सुरक्षा करना। ये अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य थे। जब 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 आया तब हमारे द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। सभी माँ बाप का कर्तव्य है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को पाठशाला भेजें, और यह अनिवार्य कर दिया, यह मौलिक कर्तव्य कर दिया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें पाठशाला भेजें। ये हर परिवार के माता पिता का कर्तव्य है। संविधान का भाग 5। संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका यानी संसद आती है। संसद अनुच्छेद 79, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आते हैं।
पहले हम संविधान के भाग 5 में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक अध्यक्ष होता है और यह राष्ट्र का पहला नागरिक भी होता है। यह प्रधानता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर आता है, यानी अगर भारत का पहला नागरिक पूछा जाए तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। प्रधानता के क्रम में पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर, कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री। अगर उप प्रधानमंत्रियों की बात करें तो अभी तक केवल 2 ही उप प्रधानमंत्री बने। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था और आखिरी उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी बने थे। उसके बाद अभी भी ये पद खाली है। अनुच्छेद 52। संघ कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित हैं। इसके पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। कहने का मतलब यह है कि संघ कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं वो निहित तो होती हैं राष्ट्रपति में, लेकिन इनके पास नाम मात्र की शक्ति होती है, क्योंकि देश का कर्ता धर्ता तो जो भी है वो संसद कार्य करती है। इनके पास केवल नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति होने हेतु योग्यताएं तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मानसिक तौर पर कमज़ोर नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने हेतु 100 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अब 100 सांसदों में से 50 सांसद प्रस्तावक होते हैं और 50 सांसद समर्थक होने चाहिए। कुल मिलाकर 100 सांसद अगर आपके पास हैं तो ही आप राष्ट्रपति के पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाले लोग, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये सब लोग राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। शपथ समारोह। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का शपथ समारोह संपूर्ण कराता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का शपथ समारोह संपूर्ण कराता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की जाए तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस्तीफा तो यह अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। कहने का मतलब है कि अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को देगा, और अगर उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वह भारत के राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति को हटाने का आधार संविधान का उल्लंघन करना। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति अपने सभी कार्यों को मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा। यानी ये नहीं है कि आपको राष्ट्रपति बना दिया जाए और आप अपनी मन मर्जी से काम करने लगें, तो राष्ट्रपति अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति को हटाने हेतु महाभियोग की आवश्यकता होती है। महाभियोग अध्यादेश लाने के लिए दोनों सदनों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत यानी 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य राज्यसभा से और 2/3 सदस्य लोकसभा से। मतलब जो कुल सदस्य हैं लोकसभा में तो उसका 2/3 और राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं उसका भी 2/3 सदस्य महाभियोग अध्यादेश लाने के लिए समर्थन करने चाहिए। महाभियोग अध्यादेश को पारित कराने हेतु कम से कम 14 दिन का समय अंतराल होता है।
भारतीय राजनीतिक इतिहास में कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति के पास न्यायिक, कार्यकारी, विधायकी, वित्तीय, आपातकालीन, कूटनीतिक और सैन्य 7 प्रकार की शक्तियां होती हैं। न्यायिक, कार्यकारी, विधायकी एवं वित्तीय शक्तियाँ ये सभी राज्यों के राज्यपाल के पास भी होती हैं। सैन्य शक्ति, इस शक्ति के तहत राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। तीनों सेनाएं कौन कौन सी हैं? तो भारतीय सेना, इसकी स्थापना 1895 में की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। उद्देश्य सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्वोच्च पद जनरल का होता है। भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना वर्ष 1932 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उद्देश्य टच द स्काई विथ ग्लोरी। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। सर्वोच्च पद एयर चीफ मार्शल का होता है। भारतीय जल सेना, इसकी स्थापना वर्ष 1612 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है वर्तमान में। उद्देश्य मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। जल सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। जल सेना का सर्वोच्च पद एडमिरल होता है। इसी सैन्य शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा भी कर सकता है। कूटनीतिक शक्ति, शक्ति के तहत विदेशी देशों के सभी समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। इसी शक्ति के तहत राष्ट्रपति द्वारा सभी भारतीय राजदूत एवं उच्च आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। इंडियन फॉरेन ऑफिसर, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर। उच्च आयुक्त अधिकारी उन देशों के अधिकारियों को कहा जाता है जिस किसी के ऊपर यूके का अधिकार रहा हो, और ऐसे देशों को राष्ट्रमंडल देशों के नाम से जाना जाता है। आज के समय में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 52 है। जाम्बिया ने अपनी सदस्यता हटा ली है। भारत राष्ट्रमंडल देशों का हिस्सा है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ, इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा बहुत से पदों को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति करने की शक्ति कार्यकारी शक्ति कहलाती है। जैसे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 74 के अंतर्गत की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75, महान्यायवादी अनुच्छेद 76, राज्य के राज्यपाल अनुच्छेद 153, कैग महालेखा परीक्षक तो अनुच्छेद 148, राज्य के राज्यपाल अनुच्छेद 153 और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के अंतर्गत होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 214 है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अनुच्छेद 324 के अंतर्गत नियुक्त होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। अनुसूचित जाति आयोग इसे अनुच्छेद 338 के तहत नियुक्त किया जाता है। अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुच्छेद 338 ए के तहत लागू किया जाता है। पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। आधिकारिक भाषा आयोग अनुच्छेद 343। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में वर्णन मिलता है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति की विधायकी शक्तियाँ, इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्रों को संबोधित किया जाता है। कौन कौन से सत्र होते हैं? समर, मानसून और विंटर। बजट ग्रीष्मकालीन सत्र का हिस्सा है।
दो सत्रों के बीच का समय सत्र अवसान कहलाता है। दो सत्रों के बीच का अधिकतम समय 6 महीने होता है। संसद में राष्ट्रपति मुख्यतः 2 सत्रों को संबोधित करता है। पहला सत्र साल का पहला सत्र, यदि समर सेशन ना हुआ हो तो अगला होगा। दूसरा सत्र नई सरकार का पहला सत्र। इसी विधायकी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति विधेयकों को अपनी मंजूरी प्रदान कराता है। संसदीय विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। ऑर्डिनरी यानी सामान्य विधेयक अनुच्छेद 107, मनी बिल धन विधेयक 110 और वित्त विधेयक यानी फाइनेंस अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। विधायकी शक्ति के अंतर्गत ही राष्ट्रपति के अधिकार में भारत के 3 राजकोषीय कोष भी आते हैं। पहला राजकोषीय कोष कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत का संचित निधि कोष। इस कोष से पैसा निकालने हेतु संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है। मतलब अगर इस कोष से पैसा निकालना है तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। कंटिजेंसी फंड, भारत का आकस्मिक कोष अनुच्छेद 267। आकस्मिक कोष से पैसा निकालने हेतु राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। लोक लेखा कोष, पब्लिक अकाउंट फंड अनुच्छेद 266A। इस कोष से पैसा निकालने हेतु वित्त सचिव के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। वित्त सचिव इस कोष का प्रबंधन राष्ट्रपति के स्थान पर करता है। इसी शक्ति के अंतर्गत ही राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक की नियुक्ति कर सकता है। संयुक्त बैठक तो लोकसभा और राज्यसभा की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ही करेंगे। संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास संयुक्त बैठक की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 368 में ये लिखा है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास संयुक्त बैठक की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। विधायकी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश शक्तियाँ भी होती हैं। अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 123। इस शक्ति के अंतर्गत संसद के सत्रों की अनुपस्थिति की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा एक नया कानून तैयार किया जा सकता है। जैसे कोई सत्र ना चल रहा हो संसद का और कोई कानून बनाना महत्वपूर्ण हो जाए तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश की शक्ति राज्य के राज्यपाल को भी दी गई है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। अगली शक्ति है वित्तीय शक्ति। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति हर 5 वर्षों में वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। न्यायिक शक्ति। इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को बहुत सी अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं। जैसे क्षमादान, राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की सज़ा को पूर्णतः माफ़ कर सकते हैं। लघुकरण, सज़ा की प्रकृति में बदलाव कर सकते हैं। कठोर से सरल में बदलाव। परिहार शक्ति, सज़ा में कमी कर सकते हैं। विराम की शक्ति, सज़ा में कमी केवल महिलाओं के लिए। प्राविलंब की शक्ति, कुछ समय के लिए सज़ा को रोका जा सकता है। तो ये 5 प्रकार की न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति के पास होती हैं। ये पांचों शक्तियाँ राज्य के राज्यपाल के पास भी होती हैं, केवल 2 को छोड़कर, मौत की सज़ा और कोर्ट मार्शल। देखो, मौत की सज़ा केवल राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकते हैं और कोर्ट मार्शल आर्मी में होता है, तो ये राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आपातकालीन शक्तियाँ। हमारे संविधान में मुख्यतः 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। राष्ट्रीय आपातकाल, यह आपातकाल 3 स्थितियों में लगाया जा सकता है: युद्ध के कारण, बाहरी आक्रमण के कारण और सैन्य विद्रोह के कारण। अब तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है, जैसे 1962 में,
और 1971 में ये बाहरी आक्रमण के कारण हुआ। 1975 में आंतरिक व्यवधान के कारण जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक व्यवधान वाले शब्द को सैन्य विद्रोह नामक शब्द से परिवर्तित कर दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी के सभी मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। केवल 2 अनुच्छेदों को छोड़कर अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को मौलिक अधिकारों को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। एक बार में राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम 1 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, बाद में बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356। राज्य आपातकाल को राष्ट्रपति शासन संवैधानिक आपातकाल कहते हैं। यह आपातकाल राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है। यह आपातकाल तब लगाया जाता है जब राज्य में संवैधानिक संरचना असफल हो जाए। इस आपातकाल के दौरान राज्य की सारी शक्तियां केंद्र के हाथों में पहुंच जाती हैं। यह आपातकाल अधिकतम 3 वर्षों के लिए ही लगाया जा सकता है। पहला राज्य आपातकाल वर्ष 1951 में लगाया गया था पंजाब राज्य में। वित्तीय आपातकाल उस समय लगाया जा सकता है जब देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका हो। यह आपातकाल भारत में अब कभी भी नहीं लगाया गया है। स्पेशल पावर, वीटो पावर, तो राष्ट्रपति की स्पेशल पावर, एब्सोल्यूट आत्यंतिक शक्ति, क्वालिफाई तो योग्य वीटो शक्ति, सस्पेंसिव निलंबनकारी वीटो शक्ति और पॉकेट यानी जेबी शक्ति। भारतीय राष्ट्रपति को योग्य वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। एब्सोल्यूट आत्यंतिक शक्ति, इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपनी मंजूरी देने से इनकार कर सकते हैं। यह शक्ति राजेंद्र प्रसाद द्वारा पेप्सू एप्रोप्रिएशन के विधेयक के संदर्भ में लाया गया था। सस्पेंसिव निलंबनकारी, इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लोकसभा और राज्यसभा के पास वापस भेज सकता है। यह विधेयक फिर से विधायिका के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य होता है 14 दिनों के अंदर। मान के चलो कोई बिल है और वो लोकसभा राज्यसभा में पास हो चुका है, राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस विधेयक को वापस भेज देता है और अगर लोकसभा राज्यसभा से वह बिल दोबारा राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस बिल को पास करने हेतु बाध्य हो जाता है। पॉकेट जेबी शक्ति, इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति 3 स्थितियों को पैदा करता है, न पास करे, न मंजूर करे और न ही वापस भेजे। अनिश्चित समय के लिए किया जा सकता है, ये कहलाती है पॉकेट जेबी शक्ति। इस जेबी शक्ति का प्रयोग वर्ष 1984 में ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था। भारतीय डाक विधेयक के संबंध में जेबी शक्ति का प्रयोग किया गया। इस शक्ति का उपयोग धन विधेयक के संदर्भ में नहीं हो सकता। संवैधानिक संशोधन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति को कोई भी वीटो पावर नहीं दी गई है। चल रहे हैं?